नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अमित इंस्टीट्यूट लर्न एंड शेयर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बैनर में तो देख ही लिया होगा कि आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10th की जो हमारे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर होते हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार याराना। आप लोगों के साथ हम जो मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें जो है आप लोगों को मतलब जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वैसे ही क्वेश्चनों को कलेक्ट करेंगे और आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कराएंगे। मगर और जो हमारी क्लास चल रही है उसको हम भी मतलब थोड़ा थोड़ा उसको भी ले चलें, मतलब उसका वीडियो पर डे आएगा। और ये जो सेट मतलब कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन होगा, हफ्ते में एक मॉडल पेपर। आप लोगों को एक बात मैं ये बता दूं कि 2 वीडियो में एक मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पहले मॉडल पेपर पे हम आप लोगों के साथ पहली वीडियो में 2-2 नंबर के यानी छोटे शॉर्ट क्वेश्चनों को ही कलेक्ट करेंगे। और सेकेंड वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम आप लोगों के साथ 4 नंबर के यानी जो लार्ज यानी बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको कलेक्ट करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जो पहले ऑप्शन मतलब पहले जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसमें जो पहले होते हैं ऑप्शनली क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर ऑप्शनली क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम ऑप्शनली ही 2-4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शनली में एक पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पर अगर लिखूंगा तो मतलब दिक्कत हो जाएगी ना यार। अगर बोर्ड पर लिखूंगा तो बोर्ड वैसे भर जाएगा। तो इसलिए हम आपको क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें ऊपर स्क्रीन पर दिखा दिया करेंगे, आप वहां से क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑप्शंस होंगे और जो समझाऊँ मतलब देखिए वीडियो ऐसी बनेगी कि आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें है 1, और जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें है 2, और जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें 3 है, और जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें 4 है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे बहुपद होते हैं, ठीक, जो बहुपद होते हैं वो एक घाती होते हैं, द्विघाती होते हैं, त्रिघाती और चतुर्थ घाती होते हैं। सीधी सी बात समझिए, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है पहले आप उसको जानिए। तो दोस्तों, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, ठीक। ax² + bx + c = 0 के बराबर हमारा जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो यही होता है। और देखिए दोस्तों, इसमें मतलब अब आपको एक बात ये क्लियर करनी है कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो घात है, ठीक, घात हमेशा आप लोगों को बता दूं कि गिनी बड़ी वाली ही जाती है। मतलब कि अब जैसे कोई घर है उसमें अगर मतलब कोई भी मिलने आता है तो पहले क्या करता है, जो बड़े होते हैं उसी का तो नाम लेकर बुलाता है। तो जो बड़े होंगे यानी कि जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा x² मतलब यहाँ पर देखिए एक घात है और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर मतलब घात नहीं है क्योंकि ये जो c है ना, ये देखिए जो ABC है यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक, मतलब संख्या होगी, कोई गिनती होगी, ठीक। अचर होगा, चर अचर, ठीक ना। चर जो होता है
वो क्या होता है भैया, हमारी जो ABCD यानी यक्स और यक्स मतलब जो ABCD के पूरे काउंटिंग होते हैं उसमें जो होता है उसे चर कहते हैं, और जो अचर होता है वो हमारी गिनती की सारी संख्याएं कहलाती हैं जो कि ABC के स्थान पर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो इसको समझने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आप रट्टा मारना चाहें तो मार सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या 2 ही होती है, क्योंकि आप देखिए द्विघात का मतलब क्या होता है 2, यानी उसमें क्या होंगी 2 होंगी। और अगर आप इसी को समझने के लिए आप चाहें तो मैं एक समीकरण लेकर आप लोगों को समझा देता हूँ। एक समीकरण ले चुके हैं, एक समीकरण इक्वेशन ले चुके हैं जिससे हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि किसी भी द्विघात बहुपद में क्या होते हैं, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या सिर्फ 2 ही होती है। लोग पहले बात ये जान लीजिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप इससे अगर तुलना करेंगे मतलब कि इससे मिलाएंगे तो यक्स स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर और यक्स यानी यक्स और जो सी का मान है वो 2 है। और मैंने आपको बताया था कि ABC जो होंगे कोई ना कोई नंबर होंगे, और देख लीजिए ABC 3 5 2 कोई नंबर है ना, और जो यक्स स्क्वायर है देख लीजिए यक्स स्क्वायर है और ये यक्स है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, तो अब देखिए द्विघात समीकरण को जो हल किया जाता है गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि तो आपको पता ही होगी, जिसमें हम क्या करते हैं इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं। जहाँ मतलब अगर यहाँ कुछ होता है तो इसका यहाँ से गुणा कर देते हैं, तो इसका अगर आप गुणा करेंगे 3 दूना 6 होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है भैया, 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जो बीच वाला है मतलब इसका अब ऐसा गुणनखंड कर दीजिए कि जोड़ने घटाने पर यही बीच वाला बन जाए। तो अब अगर आप 6 का गुणनखंड कर देते हैं तो 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3, तो 3 और 2 बनाना, तो अगर आप 3 + 2 कर देते हैं तो आपका 5 बन जाता है। तो यानी इससे आपका ये समीकरण बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी को हम यहाँ लिखते हैं। तो जब इसको आप यहाँ लिखेंगे देखिए 3x स्क्वायर है, प्लस में आपको लिख देना है 3x + 2x + 2। ठीक है ना दोस्तों, बस ऐसे आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है भैया, 3x कॉमन दिख रहा होगा, ये दोनों में मिल जाएगा 3x। अब इसमें जब देखेंगे तो सिर्फ x बचेगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। अब इसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें अगर आप कॉमन करेंगे तब आपका क्या कॉमन होगा, 2 होगा। ठीक, 2 होगा क्योंकि 2 आप दोनों में पा सकते हैं। अब उसके बाद आप 2 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा, x + 1 हो जाएगा। और एक बात आप लोग ये भी जानिए कि जो ये ब्रैकेट होंगे दोनों सेम आएंगे। अगर आपका सेम नहीं आता है तो समझ लीजिए आपने गलत क्वेश्चन लगाया। और उसके बाद देखिए इसको आप फिर इसमें आप कॉमन कर लीजिए तो x + 1 हो गया और इसका इसके साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x + 2। तो देखिए दोस्तों ये जो बना है ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये अभी शून्यक नहीं आया है हमारा। और हमें शून्यक पता करना है कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं या नहीं। तो इसको ये हमारा क्या है, ये इस द्विघात समीकरण का हल है, सिर्फ क्या है, हल है। अब इसको हम 0 के अगर बराबर कर देते हैं तो हमारा जो शून्यक होता है वो मिल जाएगा हमें। तो देखिए दोस्तों एक बार आप क्या करेंगे, चूंकि x + 1 = 0, अब अगर x को आप 0 के बराबर कर देते हैं तो देख लीजिए इधर जाएगा तो वो माइनस में 1 बन जाएगा और जो हमारा x का मान हुआ -1 हो गया। और शून्यक का मतलब आप लोग ये भी देख लीजिए भैया, शून्यक क्या होता है, शून्यक यही होता है शून्यक। तो अब देखिए 0 + अंक, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 + अंक। 0 + अंक मतलब कि ऐसा कोई अंक मिल जाएगा जो कि इस समीकरण को 0 अंक यानी 0 के बराबर कर देगा। तो मतलब अगर आप इस -1 को जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप -1 रख के इस समीकरण को करें तो अगर आपका 0 नहीं आया तब बताइएगा। चलिए इसको भी हम अभी सॉल्व करके दिखा देंगे। अब हम दूसरे में देख लेते हैं दूसरा मान। तो अगर अब आप क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3x + 2 = 0। इसको अगर आप 0 के बराबर कर देते हैं तब आपका जो बनेगा भैया 3x, ये उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा और x = -2/2
3। ठीक, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए आपके जो मूल आए 2 आए हैं कि नहीं, एक -1 आया और दूसरा कितना है -3/2। अब देखिए क्या, अब आप इसमें और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है ना, तो आप और इसको बराबर 0 कर ही नहीं सकते। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण में जो होते हैं मूल हमारे 2 ही होते हैं। और आप लोगों को एक बात मैं ये भी बता दूं, शून्यक जो मैंने आपको बताया, इसको देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए 3 है ना, x के स्थान पर क्या करते हैं -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद प्लस है, प्लस लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं, इंटू -1 कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं भैया 2 कर देते हैं। ठीक, अब देखिएगा बस, अब देखिए इसमें क्या है, इसको कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस तो हो जाएगा बट वो रहेगा एक ही, क्योंकि एक का आप जितनी भी बार गुणा करेंगे वो एक ही रहेगा। ठीक, मतलब कि एक का जितनी भी आप बार गुणा करेंगे वो तो एक ही रहेगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक ही रहेगा। और उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 5 -1, ये इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक, 5 1 जा 5, लेकिन जो चिन्ह होगा प्लस वाला माइनस, मतलब कि आप तो जानते होंगे प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर +2 है, +2 कर दीजिए। देखिए दोस्तों क्या होगा, मतलब कि देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू है ना, तो 3 इंटू कितना, 3 1 जा 1 हो जाए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है प्लस वाला प्लस के साथ हम जोड़ लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, सीधा सीधा 3 1 जा 3 +2 और माइनस में 5। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 हो गया, और माइनस का 5, यानी ये देखिए 0 हो गया कि नहीं, प्लस का 5 और माइनस का 5, मतलब कि 5 में से 5 घटाएंगे तो आपका 0 ही तो आएगा। तो मैंने बताया था ना कि जो -1 जो आया है ये हमारा इस समीकरण को 0 के बराबर कर देगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका समझने के लिए रफली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए जो क्या है, tan a का मान दिया हुआ है, यानी थीटा हमारा a है, और sec a का मान पूछा है, यानी थीटा हमारा a ही। मतलब कि इसमें आपको मतलब त्रिभुज के आकार का बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ABCD पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिया ही है। मतलब थीटा जब चेंज होता है ना तब आपको वो बनाना पड़ता है तब। तो इसको हम देखिए लिख लेते हैं, tan a बराबर 4/3। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसको मतलब पहले ये है क्या, ये जानने के लिए आपको छोटी सी एक ये ट्रिक है, आपको जानना होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक, साइन कॉस टैन। तो टैन जो होता, टैन क्या हुआ, टैन का मतलब हुआ L/A, यानी लंब बटा आधार, यानी जो हमारा 4 है वो लंब है और जो 3 है वो आधार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लंब बटा आधार है तो हमारे पास क्या नहीं है भैया, कर्ण नहीं है। तो हमें पहले कर्ण ज्ञात करना होगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो इसमें क्या होता है, k का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए जो l हमारा है वो कितना है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और a जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौक 16 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया। इसको देखिए k का स्क्वायर भी ऐसे लिखते आइए, इसको मत छोड़िए। अब उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब आप इसको k के स्क्वायर को अगर बदलेंगे तो इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और इसको जब आप बाहर करेंगे k के बराबर आपका 5 आएगा। ठीक, तो आपका जो कर्ण होगा वो 5 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है भैया, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो सेक होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो यानी सेक जो होगा क्या भैया, देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, जो साइन होता है वो कॉसेक का होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक, यानी सेक का हमें ज्ञात करना है ना। तो इसी को हम पलट देंगे तो कितना बन जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। तो हमारा जो कर्ण का मान है भैया वो 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 अपॉन, उसके बाद देखिए कितना क्या लिखना है, आधार। तो आधार का मान 4 है, आधार का मान कितने हैं, 3 है, तो 5/3। तो ऑप्शन में देखिए 5/3 कहीं दिख रहा है आपको, 5/3 देखिए, 4/3, 5/4, 3/5 और 5/3, यानी जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो आई होप दोस्तों इसे भी आप समझे होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ भैया कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो शांत दशमलव प्रसार की है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको शांत और अशांत दशमलव प्रसार पढ़ाया था तब मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि आपको परिमेय संख्या के अंश से कोई मतलब ही नहीं है, आपको मतलब किससे है भैया, हर से। तो हर जो होता है, हर किसे कहते हैं, जो नीचे होता है, अंश ऊपर वाले। अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब क्या होता है, तुल्य यानी ऊंचा अंश ना। और जो हर होता है वो नीचे वाला होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हर से हमें मतलब होना है और हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हर के गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ये बन जाना चाहिए, या तो फिर आपका बनना चाहिए 2 की पावर m या तो फिर 5 की पावर n, मतलब या फिर ये दोनों बन जाए या फिर इन दोनों में से कोई एक बन जाए, तब भी आपका वो जो क्या होगी वो शांत दशमलव प्रसार की होगी। आइए दोस्तों चेक करते हैं। तो 164 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसको जब आप करेंगे तो देख लीजिए 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 एकम 4, फिर 41 से करेंगे तो एक बार में चला जाएगा। अब इसको 4 को अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 2 जा 4 इंटू 41। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है 2 2 जा 4 इंटू का स्क्वायर इंटू 41। तो अब जब आप इसमें देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर 2 की पावर m के रूप का तो बन गया है, लेकिन जो 41 है, 41 मैंने बताया ना, या तो फिर 2 की पावर 2 इंटू 5 पे होना चाहिए, मतलब कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड ही नहीं होना चाहिए। या तो फिर वही दोनों हो या तो फिर 19 में कोई एक हो। परिमेय संख्या आपकी शांत दशमलव प्रसार की होगी, नहीं तो वो अशांत दशमलव प्रसार की होगी। तो इसका मतलब ये हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा 41 भी है। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए 130/30 को करते हैं। तो इसमें भी आपको अंश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 30 को करेंगे। तो इसको जब आप करेंगे भैया तो 5 से कर लेते हैं तो 5 छंग 30 बन जाएगा। अब कर देते हैं 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसको आप करेंगे देख लीजिए कितना बन जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3। तो इसमें देखिए जब आप करेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप का तो बन जाएगा। ठीक, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का ये दोनों बन जाएगा। मगर जो 3 है ये अगर ना आया होता तब आप इसको कह सकते थे कि ये शांत दशमलव प्रसार का है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब यही होता है भैया कि वो शांत कर दे, मतलब कि पॉइंट में जाने के बाद भी वो उसे काट दे। मतलब कि संख्याएं क्या होनी चाहिए, बार बार रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार कट जाना चाहिए यार, चाहे वो पॉइंट में ही जाए कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो ये सारी संख्याएं, इससे जब आप काटेंगे देख लीजिए, अगर ऐसे 0 से 0 आप अगर काट देते हैं, फिर 3 से अगर 13 को आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा एकदम सही, मतलब कटेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है कि ये परिमेय संख्या, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं अशांत दशमलव प्रसार है। अगर आपको न विश्वास हो तो आप इसको काट के चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है 625, इसको करते हैं। तो अब आप जब 625 का गुणनखंड करते हैं तब देखिए क्या आता है। किसका करते हैं भैया, 625 का। इसको करते हैं तो 5 से पहले करते हैं तो कितना होता है, 5 एकम 5 होता है और 5 दूना 10 होता है, 5 पचम 25। फिर से 5 से करते हैं तो 5 एकम 5 दूना 10 होता है, 5 पचम 25। फिर 5 से कर देते हैं 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो हमारा जो गुणनखंड बना कितना बना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, इसका जब आप गुणा करेंगे 5 पचम 25, 5 पचम 25, 25 पचम्मा 625 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि आपका गुणनखंड मतलब बन चुका है। मतलब कि ये जो है देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना, या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो, या तो फिर इनमें से कोई एक हो। तो इनमें से कोई एक तो है ना, एक तो है ही 5 की पावर m, 2 की पावर m होता है ना, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का तो बन ही गया है। तो यानी जो हमारा ये है देख लीजिए 5 की पावर कितने का है, 5 की पावर 4 का है। तो ये जो हमारा है ये क्या है भैया, शांत दशमलव प्रसार का ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न चित्र में यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश हो, तो कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए। तो TP और TQ क्या है, TP और TQ क्या है, वृत्त O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं।
स्पर्श रेखाएं, यही बात आपको पकड़ना है। तो दोस्तों एक बात आप लोग ये जान लीजिए, जो स्पर्श रेखाएं होती जब भी वृत्त पर क्या करती हैं, स्पर्श रेखाएं मतलब खींची जाती हैं, तो वहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक, वहाँ पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है भैया 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर जो होगा ये 90 अंश का होगा और ये भी वही है, तो यहाँ भी 90 अंश का ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या होगा, ये दोनों समकोण होंगे, 90 अंश के होंगे। तो अब देखिए इसके बाद आपका ये जो वृत्त है, मान लीजिए फालतू में दिया हुआ है, वृत्त से सिर्फ आपको यही बात पकड़नी थी कि क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखाओं का मतलब होगा कि वो 90 अंश का कोण बनाएंगी और उसके बाद आपको इसको सीधा सीधा इसको ऐसे मिटा देना है। जब आपको रचना बताया जाएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि जो वृत्त होते हैं, जो वृत्त होता है, वृत्त के जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया जाता है, ठीक, 90 अंश का कोण बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, फिर आप ऐसे वृत्त को मान लीजिए मिटा देते हैं, ठीक। तो अब जब आप मिटा देते हो तो ये जो आकृति बची, अब आप बताइए ये क्या बची। ये जो आकृति अब बची है, अब आपको दिख क्या रही है। आप लोग कहेंगे सर त्रिभुज है, नहीं त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब त्रिभुज की परिभाषा पर जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं क्या, 1 2 3 4, यार इसमें तो 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हैं तो क्या ये चतुर्भुज है? आप लोग कहेंगे नहीं है, ये चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। और चतुर्भुज की जो मतलब परिभाषा होती है त्रिभुज के ही तरह होती है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। अब देखिए जब चतुर्भुज है तो सीधी सी बात है, चारों भुजाओं का एक एक नाम होगा, चारों भुजाओं के पॉइंट का एक एक नाम होगा, तो इसलिए नाम है PTOQ, है ना। तो इसमें देखिए आपको जो मान पता है, मान किसका किसका पता है, आपको Q का O का मान पता है, P का पता है, Q का पता है, ठीक। आपको T का नहीं पता है और आपको PTQ यानी कि जो T का मान है वही आपको बताना है। मतलब T कितने अंश का कोण बना रहा है, मतलब कि ये इतना जो झुका है कितने अंश पर झुका है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जब ये सब पता ही है, यही नहीं पता है, और मैंने आपको अभी ये बताया कि ये चतुर्भुज है, ठीक। तो जो चतुर्भुज में जो हमारा पूरा बनता है कोण वो 360 अंश का बनता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप और अच्छे से याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए मैं अपने हिसाब से याद किया हूँ, मतलब चतुर्भुज ऐसे होता है ना, 4 भुजाएं होती हैं। अब आप अगर बीच से ऐसे काट देते हो इसको, ठीक, काट दिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होता है भैया कितना होता है, 90 अंश होता है। यहाँ से यहाँ तक 180 अंश होता है और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 270 अंश होता है। और अगर पूरा ऐसे मिला देते हैं तो जीरो मतलब सर्कल बन जाता है। और आप जानते ही हैं कि ये जब पूरा सर्कल बन जाता है तो वो 360 अंश का कोण बन जाता है, ठीक। तो जब 360 अंश का कोण बन जाता है तो होता है उसमें कितने क्या होते हैं, 360 अंश का कोण बनता है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाकर आराम से कर सकते हैं। तो आपको देखिए ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में ये पूरा सेटअप करना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको सबको ले लेना है पॉइंटों को। आप ऐसे ले लीजिए कोण P प्लस कोण O, नहीं O मत लीजिए, कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T इक्वल टू कितना होगा भैया, 360 अंश, ठीक। अब देखिए सबका मान रख दीजिए। P का मान आपको पता है 90 अंश है, जो Q का मान है वो भी आपको पता है कि 90 अंश ही है, और जो O का मान है आपको दिया ही है 110 अंश, और जो आपका T का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना होगा, 9 9 18 नहीं 180 अंश प्लस 110 अंश, और उसके बाद कोण T बराबर 360 अंश, ठीक। अब इसके बाद देख लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 8 1 9 हो जाएगा, और 1 1 2 यानी 290 अंश प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश, ठीक। अब उसके बाद अब अगर आप कोण T का मान ज्ञात करेंगे तो 360 ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 390 अंश। अब इसके बाद जब आप कोण T को इसमें से इसको घटाएंगे तब आपका 70 अंश का आएगा, 70 अंश आएगा। 0 से 0 गया, देख लीजिए 0 0 हो गया, 6 है ना, 9 6 कितना, 9 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक कैरी ले लिए, ये 16 हो गया।
अब 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, यानी 70 अंश का आपका मान आएगा। अब जब ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन जो दिए हुए हैं देख लीजिए, पहला है 60 अंश का, दूसरा है 70 अंश का, तीसरा है 80 अंश का, चौथा है 90 अंश का। तो इसमें से कोई मिल रहा है क्या? यही वाला मिल रहा है, तो यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे क्वेश्चन जो है भैया वो ऑप्शनली क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक, इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो समीकरण है, पहले हम समीकरण देखिए, आपको ऐसे लिखना है, हल में हल लिख दीजिएगा ऐसे, और आपको लिखना है जो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया है, px स्क्वायर माइनस 2√5 px, ठीक, माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या है भैया, ये प्लस है, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो दिया हुआ है समीकरण, अभी मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण का क्या मानक रूप। तो अब आप देखिए, इसमें से बताइए कि यह जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप कहोगे कि सर ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। x पर 3 पावर होती तब आप क्या कहते हैं कि त्रिघात है। तो ये क्या है भैया, मतलब कि ये द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या करना होगा, द्विघात के मूल मानक से आपको क्या करना होगा, इसकी तुलना करना होगा। जब आप तुलना करेंगे तो आपको क्या होगा, a b c के मान पता हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए पहले अब हम करते हैं कि क्या कर दीजिए भैया, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। और देखिए दोस्तों, कभी कभी 0 नहीं लिखा होता है, मतलब बराबर में 0 समीकरण में नहीं दिया होता है, तो आप अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक। मतलब कि देखिए इसमें जो 0 पहले से लग चुका है तो आपको 0 के बराबर नहीं करना होगा, आपको एक बार मतलब वैसे करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब 0 नहीं लगाया होता है तो आपको 0 के बराबर करना होता है। जब मैंने मूल निकलवाया था अभी तो आपको बताया था ना कि 0 के बराबर कर दीजिए, और इसमें क्या है 0 पहले से कन्वर्टेड है, उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है कि सर इसमें 0 नहीं लगा, ये कैसे द्विघात समीकरण हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब जो हमारा a का मान आएगा वो बताइए क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा a का मान आएगा क्या आएगा, a का मान जो आएगा वो हमारा आएगा क्या, p आएगा, ठीक। क्योंकि x स्क्वायर मैंने आपको बताया था तुलना करना तभी, अभी इससे पहले वाले में। और उसके बाद देखिए जो हमारा b का मान आएगा, b का मान क्या आएगा भैया, 2√5, ठीक। और उसके बाद जो हमारा c का आएगा, c का कितना आएगा 15, b का क्या आएगा 2√5। ये सही है क्या? आप कहोगे हाँ सर, लेकिन मैं कहूँगा गलत है। ये गलत क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें देखिए 2√5 और माइनस जो है, माइनस भी हम लगा देंगे, ठीक, माइनस भी हम लगा देंगे क्योंकि माइनस नहीं लगाए थे। देखिए दोस्तों, मतलब कि ये जो है माइनस भी रहेगा, ठीक। लेकिन जो मैं आपको रियल बात वो बताना चाहता था कि ये जो p है, ये p भी आपको लेना होगा, ठीक। क्योंकि आप देखिए जो मैं जब आपको तुलना बताया था, देखिए x का x और c का 15, ठीक। c का मतलब कुछ नहीं होगा, यानी a b c जो होंगे उसमें कोई ना कोई संख्या ही आएगी यार। तो ये जो p है ना, p का एक कोई संख्या यानी अभी मान आएगा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, उसको देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। इसको जब आप मतलब जब p का जो मान आएगा उसी को जब आप p के स्थान पर रख देंगे तब ये एक अच्छा समीकरण बन जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं उसके आगे जो दिया हुआ है, क्या कहा है भैया समीकरण में कि दो मूल समान है। तो अब आपको लिखना है कि चूंकि मूल समान होने का प्रतिबंध, ठीक। तो जो मूल समान होने का प्रतिबंध होता है वो दोस्तों ये होता है, क्या होता है, b² - 4ac = 0।
तो देखिए मूल समान होने का प्रतिबंध, मूल मतलब मूल क्या होता है, विविक्तकर, ठीक, विविक्तकर जिसे हम क्या कहते हैं, डी से निरूपित करते हैं, विविक्तकर डी। तो देखिए जो हमारा विविक्तकर होता है उसी को जब हम 0 के बराबर कर देते हैं, यानी वही जब डी बराबर 0 हो जाता है तो हमारे जो मूल होते हैं वो समान हो जाते हैं, यानी बराबर। अगर जब बराबर नहीं होता तब हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जब ये बराबर हो जाते हैं तो इसको हम 0 के बराबर ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी का मान जो दिया हुआ है इसको रख लेते हैं -2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब माइनस है माइनस लगा दीजिए, उसके बाद 4 है ना, 4 को ले लीजिए। अब देखिए ए का मान जो है वो ले लीजिए, ए का मान क्या है, p है। उसके बाद सी का मान कितना है भैया, 15 है। इसको 0 है, 0 लिख दीजिए, ठीक, सिंपल सी बात। अब इसको आप देखिए -2 है ना, -2 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, -2 अब उसके बाद क्या कर दीजिए भैया, उसके बाद अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, उसके बाद p है, p लिख दीजिए, p इंटू p, ठीक। अब उसके बाद माइनस है माइनस लगा दीजिए, इसको देखिए कर दीजिए, 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, 60p हो गया। अब इसमें देखिए जो आपका होगा -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब उसके बाद अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, अंडर रूट में 25। और मैंने अभी आपको त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि अंडर रूट 5 जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 5 बन जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो यानी ये गुणा होगा, ठीक। तो अब उसके बाद देखिए p है ना, p कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया, 60p बराबर 0 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए इसको आप करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20p स्क्वायर माइनस 60p बराबर 0, ठीक। अब इसको देखिए हम यहाँ आगे करते हैं, तो अब देखिए इसमें जो आप कॉमन अगर करना चाहें, इसमें देखिए अब आप क्या कर देंगे, इसमें आप कॉमन कर लीजिए, थोड़ा छोटा बन जाए, तब आपको p का मान निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जब आप कॉमन करेंगे तो देखिए कॉमन हम वही संख्या लेते हैं जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में मिलने का मतलब है जो छोटी संख्या होगी वही हम कॉमन करेंगे। तो अगर हम 20p को कॉमन कर लेते हैं, अगर 20p स्क्वायर को अगर आप कॉमन करेंगे, 20p स्क्वायर को अगर आप कॉमन करेंगे तब जो इसके पास है p स्क्वायर नहीं मिलेगा। अगर आप 20p को कॉमन करेंगे तब देखिए 20p इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा, क्योंकि p है, एक p है। तो अब आप क्या कीजिए, 20p को कॉमन कर लीजिए। 20p को जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ p बचेगा, ठीक, p ही तो अकेले बचेगा, एक p बचेगा। 20p आप ले ही चुके, 20p कर लिए, 20p ले लिए तो एक p बचा। अब उसके बाद माइनस है माइनस लगा दीजिए, उसके बाद कितना है, 20 यहाँ कितना होता है, 60 होता है, यानी p 3 हो जाएगा, और p को आप ये ही हो, यानी p कुछ नहीं 0। अब उसके बाद 0 के बराबर है कर दीजिए, इसको फिर आप उधर भेज दीजिए, इसको जब आप 0 की तरफ भेज देंगे तो यानी ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप जब p बराबर क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो यानी जो हमारे p का मान आएगा क्या आएगा भैया, 3 आएगा। उसके बाद आप नीचे लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं कि अतः p का मान बराबर 3 हो गया, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इस p का मान आप चाहे समीकरण में रख दीजिए, देखिए आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है बाबू, 20 मीटर है, और उसके बाद ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाती है, जो ज़मीन पर छाया बनती है, परछाई। जैसे मेरी अभी मान लीजिए सूरज इधर है ना, तो जो मेरे पीछे छाया बन रही है वो कितनी दिया है, 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम आपको थोड़ा पहले समझा देते हैं। आप सीधी सीधी बात मानिए, अगर सूरज इधर है, ठीक, सूरज किधर है, इधर है, ठीक, इधर है सूरज। अब मान लीजिए अगर इधर सूरज है और हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, और हम कितने बड़े हैं जानते हैं, जो इसमें दिया है 20 मीटर, ठीक, यानी 20 मीटर के मान लीजिए हम कोई मीनार है, ठीक, हम जो हैं 20 मीटर का कोई मीनार है और इधर सूरज है। अब जब सूरज उधर से चमकेगा
तो जब हमारे ऊपर उसकी लाइट पड़ेगी, मान लीजिए ये सूरज है जो लाइट मैंने लगाई है, अब देखिए जब यहाँ से मेरी मतलब जिस तरफ लाइट होगी उसके दूसरी तरफ पीछे ही तो परछाई बनेगी। अब मान लीजिए इधर सूरज है तो ऐसे परछाई मतलब आएगा रिफ्लेक्शन उसका लाइट, तो क्या होगी भैया हमारी जो परछाई बनेगी ज़मीन में ऐसे तो बनेगी, मतलब ज़मीने में ऐसे चली जाएगी, यानी हमारे पाद बिंदु से ज़मीन में बन जाएगी। तो अब हम देखिए इसी को डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी मीनार है उसको बनाएंगे। तो अब आप देखिए जब पहले मीनार को बना लेते हैं। मीनार कितनी है भैया, 20 मीटर की। ठीक, मीनार कितनी है, 20 मीटर की। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए इधर आप सूरज बना लीजिए। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सूरज है। बहुत अच्छा हम नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। क्या है, ये सूरज है और उसके बाद ये क्या है, ये 20 मीटर है और ये सूरज है। ठीक, अब देखिए इस जब सूरज इधर है तो इधर से जब किरण आएगी, सीधी सी बात है भैया इधर नु परछाई बनाएगी। ठीक, अब जो परछाई बनी उसकी लंबाई कितना बताया है, 20√3 ना। तो आप ऐसे लिख दीजिए 20√3 मीटर। अब उसके बाद देखिए, अब आप क्या करते हैं, यहीं पर खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद देखिए वो आई किरण मेरे ऊपर ऐसे बनी। ठीक, ऐसे बनी और हमारा एक छोटा भाई आता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है जहाँ हमारी परछाई पहुँचती है। वहाँ पे खड़े होने के बाद वो हमको हमारे पाँव के नीचे और उसके बाद उस सूरज को देखता है और उसके मतलब कि एक बार नीचे देखता है एक बार ऊपर, और उसको देखने के बाद जो क्या कहते हैं देखिए ऐसे देखता है, ऐसे सूरज को देखता है। तो अब जब वो ऐसे सूरज को देखता है तो मतलब कि हमारे और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने अंश, मतलब कितने अंश का, मतलब उसको आँख ऊपर नीचे करनी पड़ रही है। ठीक, वही हमें बताना है और वही हमारा सूर्य का क्या होगा, उन्नयन कोण, मतलब कि हमारी आंखों का उन्नयन कोण, मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक, तो उसे उन्नयन कहते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो अवनमन कोण होता है। ठीक, तो इसमें हमें क्या बताना है, उन्नयन कोण। तो इसको देखिए, आपको इसमें जो कहा है क्वेश्चन में, ये कहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इतना समझ लीजिए दोस्तों, इतना समझने के बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पर आप मान लीजिए थोड़ा ABC, क्योंकि ये त्रिभुजाकार बन गया है ना, यानी त्रिभुज बन गया है, तो त्रिभुज के हिसाब से हमें ये सॉल्व करना होगा। क्योंकि देख लीजिए ये जो लंब, ये एक क्या है, लंब के रूप में है। क्योंकि देखिए अब आप जब देखिए कोई भी मीनार उनार बनाते हैं, सीधी बात है एकदम सीधी लाइन बनती है ना। मीनार का खंभा यानी दीवार वाल तो सीधी बनाते हो ना, आप तिरछी मिर्ची तो बना नहीं सकते, मतलब कि उसको तो आप लंब मान सकते हो, जो दीवार होती है उसको लंब मान सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज वाला सिस्टम बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, उसके बाद देखिए हल में आपको क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे हल, ठीक, सॉल्यूशन। और आपको इसमें लिखना होगा कि माना, देख लीजिए आपको क्या लिखना होगा कि माना सूर्य का, वही तो पूछा है ना, माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक, इसमें आपको क्या मानना होगा कि माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है भैया, थीटा है। तो देखिए दोस्तों, जब थीटा है तब देखिए इतना आप मान चुके हैं, यानी ये जो हमारा बना है ये थीटा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अब आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC से, ठीक, त्रिभुज ABC से। तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा, अब इसमें देखिए भुजाओं का अनुपात निकालना होगा, क्योंकि इसमें देखिए दो भुजाएं दी हुई हैं। ठीक, दो भुजाएं दी हुई हैं, तो अब आप क्या करेंगे, AB अनुपात BC कर देंगे। ठीक, अब आप कर लीजिए, देख लीजिए AB अनुपात BC। ठीक, AB अनुपात आप BC कर लीजिए। तो अब देखिए आपका जो AB होगा, ठीक, जो AB होगा वो क्या होगा, ये आप बता दीजिए। तो जो AB होगा ना दोस्तों, ये देख लीजिए मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्या होगा, लंब होगा, यानी एकदम सीधा सीधा जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो यानी ये जो हमारा AB है वो क्या है, लंब है। ठीक, अब उसके बाद देखिए लंब, अब देखिए BC जो है, BC क्या है, आधार होगा, यानी जमीन, यानी आधार ही तो होगा यार, आधार पर ही तो नींव पड़ती है, ये हमारा आधार होगा। ठीक, तो अब आप देखिए लंब बटा आधार जो होता है, मैंने आपको अभी बताया ही था, लाल बटा क्या होता है, कक्का। ठीक, तो इसमें देखिए लंब बटा आधार वाला सिस्टम कहाँ है, लंब बटा
आधार वाला सिस्टम यहाँ पर है। तो देखिए साइन कॉस टेन, यानी जो बना ये क्या बना भैया, टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा बन गया। अब इसके बाद देखिए जो मान है मान को रख दीजिए, ए बी का मान कितना है 20 मीटर अपॉन 20 अंडर रूट 3। अब बराबर में क्या लिख दीजिए, टेन थीटा, ठीक, आप ऐसे टेन थीटा लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए आप 20 से 20 को काट दीजिए तो आपका क्या बचेगा भैया, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 जो होता है भैया, देखिए टेन वाली ही श्रेणी में आपको जाना है, क्योंकि अगर आप टेन वाली श्रेणी में जाएंगे तभी आपको टेन को टेन से काट सकते हैं। तो टेन 1 अपॉन अंडर रूट 3 का जो मान होता है टेन 30 अंश का होता है। तो आपको ऐसे लिख देना है टेन 30 अंश इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन से टेन कट गया तो जो आपका थीटा का मान आया कितना आया भैया, 30 अंश का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सूर्य का क्या होगा उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश का बनेगा। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक। तो एक आयताकार बाग है, आयताकार का मतलब क्या है भैया, वो आयतकार है, मतलब आयत के हिसाब से है, ठीक। तो एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की क्या ज्ञात करना है भैया, विमाएँ, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी यही आपको बताना है। विमाओं का मतलब यही तो हुआ यार, बाग सीधी सी बात है, कहा है आयत के हिसाब पे है। तो आयत में क्या होती हैं, दो ही चीज़ होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, बस, और क्या होता है। तो इसको देखिए आयत के हिसाब से पहले आप बना दीजिए, ठीक, आप आयत बना दीजिए। अब उसके बाद देखिए उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन ये दी हुई है दोस्तों कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ठीक, मतलब कि चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक। तो अब जो कम है देख लीजिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई को आप यक्स मान लीजिए, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो, ठीक, या फिर द्विचर रैखिक समीकरण से, या फिर आप द्विघात समीकरण बना के, मतलब समीकरण बना के, ठीक। द्विघात समीकरण भी बनाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें थोड़ा लॉन्ग जाना पड़ता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यक्स आप मान लिए है ना, माना लंबाई बराबर क्या होगा, नहीं चौड़ाई बराबर। तो इसके बाद आपको ऐसे लिखना होगा हल में लिखेंगे कि माना लंबाई, नहीं यार चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई कितनी है भैया, यक्स मीटर है, ठीक। क्या माना चौड़ाई कितनी है, यक्स मीटर है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो चौड़ाई यक्स मीटर है ना, तो इसमें कंडीशन के हिसाब से अब आपको लंबाई माननी पड़ेगी। तो अब आप ऐसे लिखेंगे कि तो लंबाई। अब देखिए जो लंबाई इसमें कहा गया है, लंबाई यही बताया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अब जब आप लंबाई देखिए, अब जब आपको चौड़ाई पता हो गई है, जैसे अभी कहा जाए कि मोहन रोहन से 5 रुपये ज़्यादा लिया है, तो अब आपको मोहन रोहन से कितना लिया है, 5 रुपये ज़्यादा लिया है। मोहन क्या किया है, रोहन से 5 रुपये ज़्यादा लिया है। तो अगर आपको रोहन को ये कह दिया जाए, रोहन को अगर ये कह दिया जाए कि वो 5 रुपये लिया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप रोहन मान लीजिए 5 रुपया लिया है, तो मोहन का अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन कितना है, अब ये बताइए, यही कहा जाए कि मोहन क्या किया है, रोहन से 5 रुपये ज़्यादा लिया है, तब आप क्या करोगे, 5 + 5 कर दोगे ना, मतलब कि जितना रोहन के पास है उसी में जो ज़्यादा है उसी को जोड़ दोगे, तब आपका कितना आ जाएगा, यानी 10 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे इसमें देखिए जब क्या किया है, चौड़ाई कहा है कि यक्स है, मतलब कि उसमें ये कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अब आप क्या कीजिए, जितना चौड़ाई दी हुई है उसी में 4 और जोड़ दीजिए, बस वही जोड़ दीजिए। जैसे आप यहाँ 5 मैंने कहा तो आपने 5 जोड़ दिया, तो वही आप जोड़ दीजिए, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो लंबाई बन जाएगी, यानी यक्स + 4 मीटर, ठीक। तो अब आपकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी भैया, 4 मीटर हो, यक्स + 4 मीटर हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर फिर आप ऐसे लिख देंगे यक्स + 4
ठीक। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या कहा है कि आयताकार जो भाग है उसका अर्ध परिमाप। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, ये देख लीजिए, आयताकार भाग का क्या, अर्ध परिमाप। ठीक, आयताकार भाग का जो अर्ध परिमाप दिया हुआ कितना दिया है भैया, 36 मीटर ना, यही तो दिया है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। तो इसको जब आप करेंगे, देख लीजिए, पहली बात आपको यहाँ पर कुछ लिखना होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो ये होता है भैया 2l + b, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कहाँ से आए ये भी हम आपको देखिए बता देते हैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, जो लंबाई होती है हमारी, लंबाई अगर देखी जाए तो लंबाई जो होती है 1 और 2 लंबाई हुई ना। तो अब आप क्या करेंगे, लंबाई प्लस लंबाई कर देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। और उसके बाद फिर से आप प्लस लगा देंगे, और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो क्या कर देंगे, b + b। अब आप एक बात ये जानते हैं कि अचर पद में वो क्या करते हैं, मतलब कि इसमें क्या होगा, यल के साथ बी के साथ जुड़ पाता है, क्योंकि यल बी के साथ और बी यल के साथ ये नहीं जुड़ सकता, ये आपको पता है। क्योंकि आपने जैसे मान लीजिए अभी 2x + 3x दिया है, तब आप जोड़ दोगे, कहोगे सर 5x हो जाएगा। मगर अगर यहीं पर ये दिया होता 2x + 4y, तब क्या आप जोड़ पाते, तब आप कहते नहीं सर नहीं जुड़ेगा। तो वही रूल भैया यहाँ भी अप्लाई हुआ था। तो क्या हो गया, यल क्या हो गया, 2l हो गया। ठीक, यल क्या हो गया, 2l हो गया, और b क्या हो गया, 2b हो गया। और इसमें क्या किए, 2 को कॉमन कर लिए, तो हमारा यल + b बन गया था, जिसे हमने क्या किया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा जो फॉर्मूला बना, क्या बना भैया, आयत का परिमाप, मतलब इस आयत को पूरा मापा जैसे जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई से। तो इसमें क्या है भैया, इसमें ये कहा गया है कि आयताकार भाग का जो है अर्ध परिमाप है। तो अर्ध का मतलब क्या हुआ, आधा, यानी इसी में क्या हो जाएगा, आधा, यानी 2 से भाग हो जाएगा। जब 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये नहीं बचा। देखिए, हम आपको यहीं पर काट के दिखा दिए, मगर आपको यहाँ पर ये समझ लीजिए सिर्फ समझने के लिए बताए हैं। तो यहाँ अब आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद जब अगर आप ऐसे लिखेंगे 2l + b अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 36 है, 36 को लिख लीजिए। अब देखिए, लंबाई आपने कितना माना है भैया, x + 4 लिख दीजिए। उसके बाद b आपने x माना है, और उसके बाद 36 है, 36 लिख दीजिए। x को x के साथ जोड़ दीजिए, 2x हो जाएगा, और 36 - 4 कर दीजिए। और उसके बाद 2x बराबर देखिए, 36 में से 4 जाए कितना बचेगा, 32 बचेगा, और 16 दूनी 32, यानी जो हमारा x का मान आएगा कितना आएगा, 16 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 16 मीटर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 16 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का पूरा 16 मीटर होगा। अब उसके बाद देखते हैं, और 16 है ना ये, यानी x + 4, यानी 16 + 4, यानी 16 + 4 कितना हो जाएगा ये भैया, 20 हो जाएगा। यानी 20 मीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक होगी, जो हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे कि अतः बाग की विमाएं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि लंबाई, अतः बाग की विमाएं। लंबाई जो होती है भैया, वो देखिए क्या है, लंबाई अभी आपने निकाला क्या है, x + 4, यानी कि 20 मीटर। ठीक, और उसके बाद आप लिखेंगे कि चौड़ाई कितनी है भैया, चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, 2 + √3। ठीक,
तो इसको देखिए आपको क्या करना होगा। मैंने आपको ये तो पढ़ा है यार, ये तो अच्छे से आना ही चाहिए। जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े थे उन्हें तो ये पक्का आना चाहिए। हल यानी सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे कि माना, ठीक, माना 2 + √3, माना 2 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इतना लिख लिए ना आप। आपको क्या लिखना है, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद आपको मैंने जब बताया कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपको पता होनी चाहिए किस तरह होती है, P/Q के रूप में होती है। चाहे आप A/B लिख दीजिए, चाहे P/Q लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 + √3 आप ऐसे लिखेंगे और इसको बराबर में A/B कर देंगे। और उसके बाद आपको वो लाइन लिख देनी है कि जहाँ AB क्या है भैया, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। और मैंने सहअभाज्य के बारे में भी बहुत बताया है। ये जो प्लस में 2 है इसको इधर भेज देंगे। देखिए √3 है, इसको इधर भेज दिए तो A/B, ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो B इसके साथ गुणा में हो जाएगा, यानी A - 2B/B, ठीक। इसके साथ गुणा में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो इसके साथ पहले से है ना यार भाग में, तो इसके साथ जाएगा तो गुणा, यानी LCM तो आपको पता ही होगा। तो इतना हो गया। अब उसके बाद आप लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज लिए लिखना है कि चूँकि A - 2B/B, ठीक, चूँकि A - 2B/B एक क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, तो चूँकि A - 2B/B एक परिमेय संख्या है, जबकि अब आपको लिख देना है, जबकि √3 क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होगा, A - 2B/B एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों हैं क्या हैं, बराबर में लिखे हुए हैं, ठीक। जब बराबर में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब देखिए, ये जो हमने लिख दिया है A - 2B/B ये एक परिमेय संख्या है। जानते हैं मैंने कैसे लिखा है, मैंने सिर्फ इस बात पर अमल करके लिख दिया है कि P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। तो देखिए P/Q के रूप में है, लेकिन हमें A और B का एग्जैक्ट मान नहीं पता है। तो जब हमको एग्जैक्ट मान इसका नहीं पता है तो हम इसको कैसे बता सकते हैं यार कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बस हमने सिर्फ तुक्का मारकर ये लाइन लिखी है, ठीक ना। और जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात तो हमें एकदम क्लियर कंफर्म पता है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो पहली बात तो Q के रूप में होती है। पहला रूल ही इसमें नहीं फॉलो कर रहा है। अगर आप बटे में एक कर भी लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे आप 0 में मान लेते हैं बटे में 1 और इसको परिमेय संख्या बना देते हैं, ठीक, इसका भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से। और वैसे अगर आप इसको करते हैं तो अगर अब आप देखिए इसमें अगर आप करते हैं, इसमें क्या करेंगे, √3/1 है ना, तो इसको अगर आप 1 मान लेते हैं, मैं मानता हूँ, तो मैंने दूसरा रूल ये बताया था कि परिमेय संख्या वो तब होगी जब वो संख्या क्या होनी चाहिए, पहली बात P/Q के रूप में हो, और दूसरी बात ये है कि उसका जो P और Q का जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें देखिए √3 आपको कहीं पूर्णांक में दिखा था, नहीं दिखा था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। P1 जो है वो तो है पूर्णांक, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, PQ जो संख्या होती है वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्या है, सेम, यानी बराबर में लिखे हुए हैं, बराबर में लिखे हुए हैं ना। तो अब देखिए, जब मान लीजिए बराबर में जब हम लिखते थे, अभी मैंने आपको जब समीकरण वाले क्वेश्चन लगवाए थे, तो जब हम बराबर लिखा करते थे उसमें,
जब हम बराबर लिखा करते थे दोनों को तो क्या करते थे, बराबर लिखा करते थे, जो कम होता था उसको हम बराबर कर देते थे ना। मतलब कि जब हम बराबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब यार वो दोनों बराबर होने चाहिए। चल चुका है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी जो इसका गुण होगा वही गुण इसका भी होगा, ठीक। तो ये पूरा क्या हो गया, अब हमारा अपरिमेय संख्या बन गया। तो ये पूरा हमारा बना किससे, 2 + √3 से। तो अब इसके बाद आपको लिखना होगा कि अतः 2 + √3 क्या है, अतः 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें देखिए ऐसे लैंग्वेज, इसे पढ़ने पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन, यानी आपको क्या बनाना है, पहले बेलन बना लेना है। ऐसे सिंपल सा एक क्या कर लेना है भैया, बेलन बना लेना है, ठीक। ऐसे बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देख लीजिए ये जो त्रिज्या है इसको r मान लेना है और जो हाइट है उसको h मान लेना है, ठीक। इसको h मान लेना है और इसको r मान लेना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे आपको हल लिखना होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद जो आप माने हो इसको लिखना होगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है कि माना बेलन, या फिर आप ये लिख दीजिए माना किसी बेलन, नहीं यही ठीक है, माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है तथा ऊंचाई यानी हाइट h है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, माना बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है। अब उसके बाद देखिए जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न किया है वही आपको कर देना है। देखिए अब आप ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। तो देखिए प्रश्नानुसार उसमें यही कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना। तो पहले आपको क्या करना है, दुगना लिख देना है, दुगना यानी 2 गुना। अब उसके बाद बेलन का आयतन लिख दीजिए, 2 गुना बेलन का आयतन, 2 गुना बेलन का आयतन, ठीक। अब उसके बाद कह दीजिए, उसके बाद क्या कहा है कि उसके वक्रपृष्ठ, तो आयतन का दोगुना और उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल। तो अब आपको इसमें बराबर लगा देना है, आधार की त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आपको क्या करना है, उसी का वक्रपृष्ठ यानी बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ लगाना है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। और उसके बाद क्या है, उसका गुणनफल क्या कहा है, आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आधार की त्रिज्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr² h होता है। तो अब आप क्या लिखेंगे, ऐसे t है 2 है, 2 को लिख दीजिए, πr² h है, इसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद बराबर है, बराबर लिख दीजिए। अब बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है वो दोस्तों ये होता है 2πr h होता है, ठीक। क्या होता है, 2πr h होता है, जो वक्रपृष्ठ होता है, ठीक ना, वो क्या होता है 2πr h होता है। अब उसके बाद इंटू कर दीजिए। अब देखिए त्रिज्या आपने क्या माना है, r माना है ना, उसको रख दीजिए। अब उसके बाद देखिए इसको आप करेंगे तो कितना होगा, 2πr h यही होगा, और उसके बाद फिर इसको भी कर दीजिए, नहीं स्क्वायर भी होगा यार, 2πr² h, और उसके बाद 2πr, r का r के साथ गुणा हो जाएगा, 2πr h, 2πr² h। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भैया, LHS बराबर हो गया RHS के। तो अब आप क्या कहेंगे, इसके बाद आप क्या कहेंगे, इसके बाद यही कहेंगे कि इति सिद्धम, ठीक है ना दोस्तों। इसमें यही तो कहा है
यही पूछा ही है कि आपको यदि बताना है कि बेलन के आयतन का दुगना, ठीक, बेलन के आयतन का दुगना और बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है उसी में त्रिज्या को अगर गुणा कर दिया जाए, ठीक, कोई बेलन है उसके आयतन को दुगना कर दिया जाए और उसी बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लिया जाए और उस वक्रपृष्ठ में त्रिज्या को गुणा कर दिया जाए, तब जो आपका मतलब कि मान आएगा दोनों का बराबर आएगा कि नहीं, यही आपको प्रूफ करना है। इसमें एग्जैक्ट कोई मान नहीं दिया था, अगर रियल मान दिया होता तब आप इसको और अच्छे से समझा सकते थे। तो आई होप दोस्तों इससे भी आप अच्छे समझा सकते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है भैया कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो, यहाँ 3a एक क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून यानी छोटा, छोटा है यानी कि 90 अंश से छोटा है। न्यून मतलब छोटा है और अधिक मतलब ज़्यादा है, 90 अंश से ज़्यादा है तो वो अधिक कोण है और न्यून मतलब छोटा है, 90 अंश से कम होगा तो वो न्यून कोण होगा। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, और ए का मान आपसे पूछा है। मतलब देखिए क्वेश्चन को क्या करना होगा, या तो फिर आप इसको या तो आप कॉस के रूप में कन्वर्ट कीजिए या फिर इस कॉस को आपको साइन के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए इसमें कन्वर्ट पहले से हो चुका है, तो अगर आप अच्छे से चाहें तो इसको कन्वर्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर फील होगा। तो इसमें क्या कीजिए, 90 माइनस थीटा कर दीजिए। तो क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो जो बदलता है साइन किस में बदलता है भैया, फिर कॉस में बदल जाता है। तो वही कीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कॉस लिख दीजिए और उसके बाद 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर जो थीटा है 3a है, क्योंकि यहाँ पर कहा है ना कि 3a क्या है, एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब है जो 3 है वो एक कोण है, बट हमें रियल वैल्यू अभी उसकी नहीं पता है। मतलब अगर हमें a का मान पता चल जाए, उसी में 3 से गुणा कर दें तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा। तो देखिए इसको हम करते हैं, तो 90 माइनस 3 है ना, 3a ऐसे लिख देते हैं। अब उसके बाद बराबर है, बराबर कर दीजिए, फिर जो है वही लिख दीजिए cos a माइनस 26 अंश। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कितना है, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश। तो अब देखिए 90 को उधर कर देते हैं और इसको इधर ला लेते हैं, माइनस 3a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90 अंश। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस 4a हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, 9 2 11 हो जाएगा, यानी और माइनस में होगा क्योंकि माइनस 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 ही होता है, ठीक, यानी 116 होगा। इससे इसको काट दीजिए और 4 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा और 4 9 36 होगा। तो हमारे ए का मान जो होगा भैया कितना आएगा, 29 अंश का मान हमारा ए का होगा। तो देखिए दोस्तों इसको भी आप अभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यार जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।